हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर बायोटेक्नोलॉजी की जो हमने कल क्लास वन लाइनर की शुरू की थी उसके सेकंड पार्ट में हम आज नए वन लाइनर सोल्व करेंगे। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करती है? तो ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी होती है कि जो बायोटेक के अंदर तो वो प्रोटीन और कोई भी ऑर्गेनिक या कार्बनिक जो कंपाउंड होते हैं उनको प्यूरिफाई करती है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्लांट बैक्टीरिया फंगाई एंड एनिमल्स हु जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड। प्लांट्स जो बैक्टीरिया फंजाई और एनिमल्स जो जीन मैनिपुलेशन के द्वारा बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स बैक्टीरिया या फंजाई के अंदर हम जो डीएनए को तोड़ के और नया डीएनए इंसर्ट करवा के जो नया डीएनए बना के उससे एनिमल बनाते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के। टेल द ट्रू एंड फॉल्स बताइए इसके अंदर। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस। जेनेटिकली जो मॉडिफाइड प्लांट या क्रॉप्स होती हैं वो एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकती हैं वो, तो ये ट्रू है। यानी उनके अंदर नई जीन डाल के जो डीएनए का के नए ऑर्गेनिज्म जो बनाए जाते हैं प्लांट्स के, नई प्लांट्स में मॉडिफिकेशन किया जाता है तो वो क्या टॉलरेंट होती हैं एबायोटिक के लिए, एबायोटिक स्ट्रेस के लिए, तो वो ट्रू होता है। नेक्स्ट है इसका। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। जेनेटिकली जो मॉडिफाइड प्लांट होते हैं, क्रॉप्स होती हैं, वो केमिकल पेस्टिसाइड्स के लिए वो इंक्रीज रिलायंस नहीं होती, मतलब इनके अंदर क्या पेस्टिसाइड हैं, वो पेस्टिसाइड से काम नहीं करती, तो वो फॉल्स होता है। नहीं, वो पेस्टिसाइड उनके अंदर काम करता जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन सी के क्वेश्चन के ऊपर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर इज ए ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिससे कि फूड प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग हुई है, तो ये भी ट्रू है क्योंकि फसलों की जो फसल सुधार के अंदर जो ब्रीडिंग वाले क्रॉसिंग से जो नए प्लांट्स हैं उनकी जो नस्लें सुधारी गई हैं ना, उनसे केमिकल वो इन फूड प्रोडक्शन बढ़ा है, तो उसमें ट्रू है ये। नेक्स्ट चलते हैं डी में। द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेस इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई एंड इट वाज इनो टू फीड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो ह्यूमंस की फूड सप्लाइंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन हुआ है, तो इसमें ये भी ट्रू है। इसमें गलती से ये फॉल्स टाइप हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी का, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दे रखा है। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए बैक्टीरियम इज कॉल्ड। बीटी टॉक्सिन है वो एक बैक्टीरियम के द्वारा प्रोड्यूस यानी बनाई जाती है, तो वो कौन सा बैक्टीरियम होता है? तो उस बैक्टीरिया का नाम होता है बैसिलस थ्रूएंजेसिस। बीटी टॉक्सिन होती है जो कि कॉटन बॉलवर्म के लिए काम में आती है, पेस्टिसाइड के लिए, तो ये बैसिलस थ्रूएंजेसिस बैक्टीरिया होता है। विच टाइप ऑफ जीन हैज बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन द प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट। इसमें कौन सी जीन होती है इस बैक्टीरिया के अंदर जो कि प्लांट में रेजिस्टेंट होती है इंसेक्ट के लिए? प्लांट रेजिस्टेंट जीन होती है इंसेक्ट के खिलाफ, तो ये बीटी टॉक्सिन होती है। एक बीटी टॉक्सिन नाम से जीन होती है बैक्टीरियम के अंदर, और वो इनके प्लांट्स के अंदर इंसर्ट करवा के और डीएनए चेंज करके और फिर उनसे नए प्लांट्स बना के और उनको उगाया जाता है, तो वो इंसेक्ट जो भी लगते हैं ना उनमें तो वो मर जाते हैं।
नेम द ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट्स विच किल्ड बाय प्रोटीन दैट प्रोड्यूस्ड बाय सम स्ट्रेन्स ऑफ बेसिलस थ्रूएंजेसिस। इंसेक्ट्स में, इसमें एनिमल किंगडम में ऐसे पूछा है कि इसमें कौन से इंसेक्ट के कौन से ऑर्डर हैं जो बीटी टॉक्सिन से स्ट्रेन से वो मर जाते हैं। तो इंसेक्ट के ऑर्डर के नाम बताने हैं आपको जो बीटी टॉक्सिन से मर जाते हैं। तो इसमें लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स और डिप्टेरन्स, ये 3 ऑर्डर हैं इंसेक्ट के। इंसेक्ट हमारे ऑर्थोपोडा जो फाइलम होता है ना, उसके अंदर इंसेक्ट होते हैं। तो इंसेक्ट में ऑर्डर्स पूछे हैं कि कौन से ऑर्डर्स के जो प्रोटीन है ना वो इनके बेसिलस थ्रूएंजेसिस के स्ट्रेन से मर जाती है। अब नेक्स्ट पूछा इसमें क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्सन ऑफ इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन। तो इसमें पूछा है कि कौन सा एक कारण होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है बीटी प्रोटॉक्सिन को एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन में बदलने के लिए। तो इसके अंदर ये जब बीटी टॉक्सिन जब काम करता है ना, तो ये प्रोटॉक्सिन होता है, पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है। फिर इसको एक्टिव फॉर्म में क्या जिम्मेदार होता है एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए, तो एल्केलाइन पीएच होता है। जो इंसेक्ट की गट का पीएच होता है ना, वो एल्केलाइन पीएच होता है। तो वो एल्केलाइन पीएच जब इसके टच में आता है बीटी प्रोटॉक्सिन के, तो प्रोटॉक्सिन इससे एक्टिव फॉर्म टॉक्सिन बन जाता है। इन एक्टिव फॉर्म होती है ना टॉक्सिन की, वो प्रोटॉक्सिन होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। द एक्टिवेट बीटी टॉक्सिन बाइंड्स टू द फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा ए एंड क्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स बी। तो बीटी टॉक्सिन है वो किससे जुड़ के और एक्टिवेट होता है और फिर क्या करता है। एक्टिवेट बीटी टॉक्सिन बाइंड्स टू द मिड गट एपिथेलियल सेल। मिड गट की जो एपिथेलियल सेल्स होती है ना, उनसे बीटी टॉक्सिन जुड़ता है और फिर क्या करता है, एंड क्रिएट पोर्स। तो फिर वो गट में पोर्स बना देता है जिससे इंसेक्ट मर जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। बेसिलस थ्रूएंजेसिस फॉर्म ए प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा। दिस क्रिस्टल कॉन्टेन ए टॉक्सिक फिल इन द ब्लैंक। बेसिलस जो थ्रूएंजेसिस होता है वो प्रोटीन क्रिस्टल है ना, वो कब बनता है, तो फेज ऑफ देयर ग्रोथ, उनके ग्रोथ का जो पीरियड होता है ना उसमें बनता है। और ये क्रिस्टल होते हैं वो किसके लिए टॉक्सिक होते हैं, तो इसमें बी नंबर में आएगा इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। बेसिलस थ्रूएंजेसिस प्रोटीन के जो क्रिस्टल होते हैं वो इसकी ग्रोथ के ड्यूरिंग तो बनते हैं और ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन के लिए टॉक्सिक होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 10, द चॉइस ऑफ बीटी जीन्स डिपेंड्स अपॉन ए फिल इन द ब्लैंक्स में ए एंड फिल इन द ब्लैंक्स बी एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर फिल इन द ब्लैंक्स सी। तो इसमें बीटी जीन है वो किस पे डिपेंड्स होती है, तो ये क्रॉप पे डिपेंड होती है और ये किसके लिए टारगेट होती है, द टारगेट पेस्ट, ये पेस्ट को टारगेट करती है। और ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होती है, ये इंसेक्ट जो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए बनी होती है, ये टॉक्सिक जीन होती है और ये उसी टारगेट पेस्ट को टारगेट करती है और ये फसल के ऊपर डिपेंड होती है। ये जो जीन होती है ना ये स्पेसिफिक होती है, यानी ये जीन इसी प्लांट के अंदर काम करेगी और ये इस पेस्ट को टारगेट करेगी और ये इस स्पेसिफिक ग्रुप को भी इंसेक्ट के टारगेट करेगी। तो ये स्पेसिफिक जीन होती है बीटी जीन। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोडिंग ऑफ बीटी टॉक्सिन। वह कौन सी जीन होती है जो बीटी टॉक्सिन की कोडिंग करती है, तो ये क्राइजीन होती है, क्राइजीन बोला जाता है इसको, जो बीटी टॉक्सिन होता है ना उसको कोडिंग करती है। अब नेक्स्ट दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 12, गिव द टू नेम ऑफ क्राइजीन विच कंट्रोल द कॉटन बोलवर्म्स। इसमें ऐसे क्राइजीन के नाम बताओ जो कि कॉटन बोलवर्म को कंट्रोल करती है। तो इसमें ये डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें फर्स्ट AC भी लिख देते हैं, फर्स्ट AB भी लिख देते हैं, फर्स्ट CA भी लिख देते हैं, ऐसे करके हमें आगे पीछे इसका नाम करके पूछ लेते हैं डायरेक्टली। तो ये हमें याद होना चाहिए फैक्ट ये।
तो ये कॉटन बोलवर्म को जो स्पेसिफिक जीन होती है क्राइजीन, वो कॉटन बोलवर्म के लिए कौन सी जीन होती है क्राइजीन? तो इसमें क्राई फर्स्ट AC होती है और क्राई सेकंड AB होती है। क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकंड AB, ये दो जीन होती हैं जो कॉटन बोलवर्म के लिए बनाई जाती हैं। अब आता है आगे, ए नोवल स्ट्रेटेजी वाज, क्वेश्चन नंबर 13 है, ए नोवल स्ट्रेटेजी वाज अडोप्टेड टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ निमेटोड वाज बेस्ड ऑन विच प्रोसेस। एक नोवल स्ट्रेटेजी यानी एक ऐसी एक टेक्नोलॉजी भी इजाद की गई है जो कि निमेटोड में इन्फेक्शन के को रोकने के लिए बनाई गई है। तो वो कौन सी वो स्ट्रेटेजी है? तो ये RNAi होती है, एक टेक्निक होती है, मतलब RNA इंटरफेरेंस, ये RNA टेक्नोलॉजी होती है, RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, जो कि निमेटोड के अंदर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है। तो इसमें जाता है कि डायरेक्टली ऐसे पूछ लें कि प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ निमेटोड वाज बेस्ड ऑन विच प्रोसेस, तो इसमें RNA इंटरफेरेंस आएगा इसका आंसर। विच निमेटोड इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है। टोबैको प्लांट्स की रूट्स को कौन सा निमेटोड होता है जो इन्फेक्ट करता है? तो इसमें मेलियोडिजाइन इनकोग्निटो होता है, ये मेलियोडिगाइन इनकोग्निटो होता है इसके अंदर। अब नेक्स्ट दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 15, विच टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेलुलर डिफेंस के लिए कौन सी मैकेनिज्म है जो काम में आती है? सेलुलर डिफेंस के लिए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कौन सी मैकेनिज्म है वो काम में आती है? तो RNA इंटरफेरेंस होती है ना, वो टेक्निक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेलुलर डिफेंस में यूज आती है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 16, इन RNA द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरसेज having RNA genomes or mobile genetic elements यानी ट्रांसपोजोन्स that form complementary RNA replicative via n। तो इसमें वायरस के अंदर जो इन्फेक्शन होता है और जो RNA जीनोम्स होते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें RNA रेप्लिकेशन किस चीज़ से होता है? तो RNA इंटरमीडिएट होता है, RNA इंटरमीडिएट की तरह काम में लिया जाता है इनके अंदर, वायरसेस के अंदर, RNA जीनोम्स के अंदर, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स के अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री RNA के अंदर। तो इनके अंदर RNA इंटरमीडिएट के तौर पे काम में लिया जाता है इनके अंदर, वायरसेस के अंदर, जीनोम्स के अंदर, ट्रांसपोजोन्स के अंदर। तो कॉम्प्लीमेंट्री इसमें DNA की जगह RNA यूज में आता है, तो RNA इंटरमीडिएट होता है इनमें। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मैच द कॉलम। तो इसमें मैच द कॉलम में पूछा कि RNAi है तो वो किस यूज में आता है? ये साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA, स्पेसिफिक जो mRNA उसकी साइलेंसिंग के लिए यूज में होता है। क्राई फर्स्ट AC किसके लिए होता है? कॉटन बोलवर्म के लिए होता है। क्राई फर्स्ट AB किसके लिए होता है? कॉर्न बोरर के लिए होता है। C पेप्टाइड किसके लिए होता है? प्रो इंसुलिन के लिए होता है। प्रो इंसुलिन होता है इमेच्योर इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन, ये प्रो इंसुलिन C पेप्टाइड चैन है, इसमें मैच्योर होता है तब ये हटा दी जाती है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इन अर्लियर इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ विच एनिमल्स। पहले जब किसी को डायबिटीज हो जाता था पहले के टाइम में, तो उन्हें इंसुलिन प्रोवाइड करने के लिए किसकी पैनक्रियाज सेल से, कौन से एनिमल की पैनक्रियाज सेल से इंसुलिन है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता था यानी निकाला जाता था? तो इसमें स्लेटर्ड, कैटल एंड पिग। तो इसमें कैटल्स जो घूमने वाले कैटल्स होते हैं और पिग्स इनके पैनक्रियाज के अंदर जो अल्फा बीटा गामा जो सेल्स होती है ना, उनसे जो बीटा सेल्स से ये इंसुलिन निकलता है। तो इंसुलिन है ना वो उनकी पैनक्रियाज से ही निकाला जाता था डायरेक्टली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इन मैच्योर इंसुलिन A एंड B आर लिंक्ड टुगेदर बाय विच बॉन्ड। मैच्योर जो इंसुलिन होता है ना उसके अंदर A और B जो चैन होती है, अल्फा और बीटा चैन, वो किससे लिंक्ड होती हैं? वो डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। मैच्योर इंसुलिन होता है ना उसके अंदर अल्फा और जो बीटा चैन्स होती हैं, तो वो
कौन से बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20, विच पेप्टाइड चेन इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ प्रोइंसुलिन। प्रोइंसुलिन का जब मैच्योरेशन होता है ना, तो कौन सी पेप्टाइड चेन है ना वो हटा दी जाती है, तो इसमें आंसर आएगा सी पेप्टाइड जो चेन होती है वो इसमें रिमूव होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्निक्स। इस जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी होती है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इससे इंसुलिन का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है, जो सबसे मेन चैलेंज होता है। गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू ए मैच्योर फॉर्म, इंसुलिन को एक मैच्योर फॉर्म के अंदर रखना और आरडीएनए टेक्नोलॉजी का एक चैलेंज होता है। इसमें इंसुलिन होता है ना वो मैच्योर फॉर्म में उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इफ ए पर्सन इज बोर्न विद हेरिडिटरी डिजीज विच करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच ए डिजीज। किसी जो कोई इस पर्सन होता है वो एक हेरिडिटरी यानी आनुवांशिक बीमारी के साथ में पैदा हुआ है, तो कौन सी एक थेरेपी होती है जिससे वो सही की जाती है उसकी बीमारी, तो वो जीन थेरेपी होती है। जीन थेरेपी से उसकी बीमारी को सही किया जाता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, द पास्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन, जो जीन थेरेपी है वो सबसे पहले कब दी गई थी, 1990 के अंदर। एक 4 साल की बच्ची को SCID डिजीज हुई थी, उसके लिए जीन थेरेपी दी गई थी। इसमें ये कौन से एंजाइम के लिए दी गई थी, एडिनोसिन। क्वेश्चन नंबर 24, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम इज क्रूशियल फॉर विच सिम्टम्स इन फंक्शन। एडिनोसिन डीएमिनेज जो एंजाइम होता है वो कौन से सिस्टम का फंक्शन है वो क्रूशियल होता है, यानी उसके लिए वो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम है वो सही नहीं होता, तो ये इम्यून सिस्टम के लिए नहीं सही नहीं होता। ये टी सेल्स के अंदर ये काम नहीं करता ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, गिव द नेम ऑफ एनी 3 टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। तो आप इसमें 3 टेक्निक के ऐसी टेक्निक के नाम बताइए जो जल्दी किसी भी बीमारी का जल्दी जांच में काम में आती हैं, मतलब उनसे बीमारी की जांच जल्दी होती है। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी, एलिसा और पीसीआर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है एलिसा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसिड नाम से एक टेक्निक होती है। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन होती है। तो ये तीनों ही टेक्निक होती हैं जो अर्ली डायग्नोसिस में काम आती हैं। अब नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 26, वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ए बैक्टीरिया और वायरस एट ए टाइम when the symptoms of the disease are not yet visible can be detected by। एक बहुत ही छोटी, मतलब हमें हमारे शरीर को वायरस और बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है और अभी सिम्टम्स भी कोई नहीं है, तो कौन सी जो एक टेक्निक होती है जिससे हम बीमारी का जल्दी पता लगा लेते हैं बिना सिम्टम्स के ही, तो वो होती है एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। पीसीआर होती है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, तो उसके द्वारा न्यूक्लिक एसिड की बहुत सारी कॉपी बना देते हैं और उनसे हमें इस बीमारी का पता जल्दी चल जाता है। एम्प्लीफिकेशन यानी उनकी जो न्यूक्लिक एसिड की जो कॉपीज होती है ना उनको बना के पीसीआर से और फिर उस बीमारी को डिटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, एलिसा विच इज ए मोलिकुलर डायग्नोसिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। एलिसा एक मोलिकुलर डायग्नोसिस टेक्निक होती है, वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, तो इसका आंसर होगा एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की प्रिंसिपल होता है, उसके ऊपर एलिसा टेक्निक है वो काम करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, एनिमल दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन आर नोन एज। एनिमल जिसके डीएनए को मैनिपुलेट किया जाता है और उससे फिर उसको दूसरा उसका जोड़ के और दूसरी डीएनए उसमें जोड़ के और फिर वो एनिमल में इंसर्ट यानी फॉरेन डीएनए जोड़ दिया जाता है, तो वो कौन से एनिमल होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं। यानी एक का कोई भी कहीं से उसका डीएनए उठाया है, फिर उसके अंदर डीएनए के अंदर उसको दूसरा डीएनए उसका जोड़ा है और फिर उस डीएनए को एनिमल में प्रोवाइड करवाया है, तो इंसर्ट करवाया, तो वो कौन से एनिमल होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट। ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन
एक प्रोटीन होती है, वो किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज में आती है? एम्फाइसीमा एक डिजीज होती है। एम्फाइसीमा होती है हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई एक बीमारी होती है। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एक प्रोटीन होती है, उससे ट्रीट किया जाता है इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ इज। सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक गाय बनी थी ना, उसका क्या नाम है? तो उसका रोजी नाम है, ROSI, रोजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, द मिल्क ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ कॉन्टेन्स ए ह्यूमन प्रोटीन। जो पहली ट्रांसजेनिक गाय है, उसके अंदर उसके दूध में एक ह्यूमन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये कौन सी प्रोटीन होती है? तो ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन एक प्रोटीन होती है, जो कि पहली जो ट्रांसजेनिक गाय है उसके मिल्क में पाई जाती है, ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस। इंडिया के अंदर एक कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो GM रिसर्च और उसकी सेफ्टी इंट्रोड्यूसिंग के लिए और पब्लिक सर्विस के लिए डिसीजन बनाता है? तो वो GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होती है। हमारे इंडिया के अंदर GEAC एक जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई एक कमेटी है, जो कि जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर अभी रिसर्च हो रही है उनके लिए यही वैलिडिटी देती है। यानी आपको किस रिसर्च पे काम करना, कहाँ तक आपकी रिसर्च पहुंची है, उस रिसर्च का क्या रिजल्ट रहा है, तो ये सब चीज़ें जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ही तय करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपुल कंसर्न्ड विदाउट कंपेंसेटरी पेमेंट इज कॉल्ड। तो इसमें जो बायो रिसोर्सेज होते हैं ना, उनकी मल्टीनेशनल कंपनियां है ना, वो बिना किसी कंसर्न किए ही प्रॉपर ऑथराइजेशन के बिना ही वो उनके ऊपर काम कर रही हैं। तो ये क्या है? बायोपायरेसी। बायोपायरेसी है ये, इनकी मतलब एक तरह से इलीगल होती है। यानी उस चीज़ को बनाया किसी और ने है और उसका फार्मूला है वो दूसरी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए यूज में ले रही हैं और उन्हें उनके होने वाले नुकसान या कोई भी चीज़ों का उनको आइडिया नहीं है, तो वो बायोपायरेसी के अंदर आता है। ये थी बच्चों आज बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी पार्ट 2 की क्लास 1 लाइनर की। ये सारी जो 1 लाइनर क्लास है ये आपको NCERT की बुक से रिलेटेड है। तो डायरेक्टली इनसे NCERT से ही क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसमें बहुत सारे 1 लाइनर। तो आपको अगर मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर ज़रूर करें और कमेंट और लाइक भी करें। थैंक यू।